पहली चीज है आपकी हीट मैप क्या होता है. So heat map is something which is used to visualize the data in 2D form. ठीक है, जिसमें colored maps की form में हम different variations दिखाते हैं डेटा की. जैसे कि मान लो कि आपको ट्रैफिक दिखाना है ना, इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ अ डे. तो जिस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस एरिया को हम डार्क कलर में दिखा सकते हैं, है ना. फिर जिसमें थोड़ा कम होता है वो उससे लाइट हो सकता है. और जो बहुत ही लाइट ट्रैफिक वाला है वो यू में मतलब बहुत ही डिम कलर्स में दिखा सकते हो. So this color variation gives visual cues to the readers about the magnitude of the numeric values कि कितना ज़्यादा dense वो है और कितना वो dense नहीं है. So heat maps can describe the density or intensity of variables, visualize patterns, variance and even anomalies. Heat maps show relationship between variables और ये हम दोनों एक्सेस के अकॉर्डिंगली प्लॉट करते हैं. They are used for business analytics. ठीक है, a heat map is used as a visual business analytic tool. इसमें आप quick visual cues दे सकते हो about the current results of some kind of investments. जैसे शेयर के प्राइजेस के ऊपर भी बन सकता है, प्रॉपर्टी के प्राइजेस के ऊपर बन सकता है, उनकी परफॉर्मेंस एंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है. Heat map can analyze the existing data and find areas of intensity that might reflect where most customers reside, area of risk in the market situation, होल्ड साइट्स जहाँ पर इतना कुछ रिटर्न्स हमें नहीं मिल रहा है. हीट मैप्स कैन बी कंटिन्यूड टू बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एंड एफर्ट्स. These maps can be integrated into a business workflow and become part of the ongoing analysis procedure. कि आपको उसमें टाइम टू टाइम एनालाइज आगे करते रहना है, तो जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होंगी इसमें चेंजेस आते जाएंगे. तो डेटा में चेंजेस के साथ साथ इट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड एफर्ट्स. ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक को देखने के लिए भी हम, जैसे मैंने आपको उस दिन यूट्यूब वाला दिखाया था एनालिटिक्स अपना, जिसमें वो दिखाता है कि आपके ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं यूट्यूब पे. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, लाइक वेबसाइट विजिटर्स को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ द साइट. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज EDA is task performed by data scientists to get familiar with the data. All the initial studies are done to understand the data are known as EDA. तो जो भी आप initial investigation करते हो, analyze करते हो डेटा को, सब EDA का पार्ट ही होता है. ठीक है, then it is used in biology also. What? Heat map. तो हम heat map के uses देख रहे हैं. तो heat map पहला हमने देखा it's used for business analytics. दूसरा it is used to monitor the website traffic. It is also used in explanatory data analysis. Then it is used in molecular biology to study the patterns of DNA. ठीक है, जियो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है. जियोस्पेटियल हीट मैप चार्ट्स आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग हाउ geographical areas of map are compared to one another. जैसे कहीं पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो वो डार्क ग्रीन कलर से शो होता है, जहाँ पर कम ट्रीज हैं वो थोड़ा लाइट ग्रीन या ब्राउन कलर से शो होता है. सो वी यूज डिफरेंट कलर्स एज वेल एज हम दिखाते हैं. जैसे इंडिया का मैप है और उसके ऊपर आप दिखा सकते हो. जैसे कोविड आया था जब, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैप में दिखाते थे कि जो ज़्यादा ब्लू एरिया है वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, फिर उससे कम लाइट कलर का है जो है उसमें कम केसेस हैं, जो और लाइट है मतलब वहाँ पे और कम केसेस है. कलर कैन बी डिसाइडेड रेड ब्लू वट एवर इट इज, बट विद द शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स वी शो द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग. ठीक है, marketing and sales, the heat maps are also used in marketing and sales to show the responses of different customers in different markets or different customers of different age groups. ठीक है, आपका टारगेटेड कस्टमर कितना है और वहाँ पे आपको कितना उसका रिटर्न मिल रहा है, दैट कैन बी जज विद द हेल्प ऑफ हीट मैप्स. फिर अब हमारे पास ये तो हो गया कि हीट मैप चाहिए कहाँ पे होते हैं. नाउ कम्स कि कितनी तरह के हीट मैप्स हमारे पास हो सकते हैं. सो वी कैन हैव ग्रिड हीट मैप. ग्रिड हीट मैप क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज शोन थ्रू कलर्स आर लेड आउट इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स मोस्टली बाय अ डेंसिटी बेस्ड फंक्शन. बिलो आर द टाइप्स ऑफ ग्रिड हीट मैप्स. एक है आपके पास क्लस्टर्ड हीट मैप. ठीक है, it is built association between both the data points and their features. This type of heat map implements clustering as part of the process of grouping similar features. It is used widely in biological science for studying gene similarities across individuals. फिर जो दूसरा जो कॉमनली यूज होता है वो कर्लोलोग्राम होता है. बेसिकली कलर्स के ऊपर बेस्ड है, इसका कोरिलेशन ग्राम कह सकते हैं, कोरिलोग्राम. ठीक है, सो कोरिलोग्राम का मतलब क्या है? इट रिप्लेसेस
each of the variables on the two axes with numeric variables on the data set. Each square depicts the relationship between two intersecting variables, which helps to build descriptive or predictive statistical model. कैसे बनाते हैं इन सबको वो हम अभी करेंगे, ठीक है? अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो कि होते कौन कौन से हैं, देन वी लर्न वन बाय वन कि इन सबको बनाते कैसे, ठीक है? Then comes your spatial heat map. Each square in a heat map is assigned a color representation according to the nearby cell's value. The location of color is according to the magnitude of the value in that particular space. These heat maps are data driven, paint by numbers. We call it कि जितने बड़े numbers होंगे उतना dark color होगा, जितने छोटे numbers होंगे उतना आपका color light होता जाएगा. ठीक है, कैसे बनाते हैं वी विल कम टू दैट ऑल्सो आफ्टर स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो सारा था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो एक सिंगल डेटा के ऊपर परफॉर्म हो सकता है, लाइक एक स्टूडेंट के मार्क्स है ना, या एक क्लास में एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसके ऊपर आप कोई वैल्यू जो है निकाल रहे हो. पर अब हमारे पास दो चीजें हैं. मान लो अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स है, आई हैव अटेंडेंस एंड मार्क्स, और मुझे वहां पर स्टडी करना है कि भाई जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है क्या उसके मार्क्स भी कम है? जैसे जैसे अटेंडेंस ज़्यादा होती जाती है क्या मार्क्स भी बढ़ते जाते हैं? हाउ इज अटेंडेंस एंड मार्क्स कोरिलेटेड? आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, ये रिलेशन है भी या नहीं है अटेंडेंस का मार्क्स के साथ, और अगर है तो क्या है? ठीक है, ऐसे ही आपका हाइट और वेट का कोरिलेशन चेक कर सकते हैं. फाइन. सो देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स. डिमांड और सप्लाई का हम चेक करते हैं, है ना. आपका कॉस्ट ऑफ समथिंग के साथ आगे किसी और चीज़ का रिलेशन चेक हो सकता है. सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स ओवर देयर. सो वो कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैसे काम करता है? So correlation measures the relationship between two variables. We mentioned that a function has a purpose to predict a value. By converting input x to output fx, we can say also we use a function between two variables for prediction. तो आपको जो equation होती है ना, line की equation, you must have seen, हमारे पास ये equation होती है. इसे क्या कहते हैं? Line of regression. So this is your regression line. अब अगर हम किसी भी दो वेरिएबल्स के लिए, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आपको उनकी डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, बट अगर आप उनकी ये इक्वेशन बना लेते हो, है ना, सो इफ यू मेक दिस इक्वेशन यू आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन x. तो अगर मेरे पास यहाँ पर डेटा गिवन है कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए तो मुझे इतना रिटर्न मिला, मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए तो मुझे इतना रिटर्न मिला, मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए तो मुझे इतना रिटर्न मिला. सो आई हैव दीज एक्स एंड वाई वैल्यूज, और इन वैल्यूज को यूज करके यूजिंग सम फॉर्मूलाज आई कैरी आउट एन इक्वेशन इन दिस फॉर्म, जहां पर y इज इक्वल टू m इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, x आपकी वैल्यू होगी, c कोई कांस्टेंट हो सकता है. so, जब हम ये इक्वेशन निकाल लेते हैं तो अब मैं आपको कह सकती हूँ कि प्रिडिक्ट करके बताओ अगर मैं 2500 इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा. तो I can put 2500 in the equation and get a value for y. That is called prediction. So वो निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन लाइन निकलती कैसे, और उससे पहले पता होना चाहिए कि कोरिलेशन क्या होता है. ठीक है, सो कोरिलेशन दो वैल्यूज के बीच में आप निकालते हो, which could be 0, नेगेटिव और पॉजिटिव. -1 is the lowest, 1 is the highest. ठीक है, 1 होने का मतलब है there is a perfect positive correlation between the values. That means जैसे जैसे एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है. जैसे मैं अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा दूं तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही होगा फॉर श्योर. अगर ऐसा है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया. पर जरूरी तो नहीं है ना, आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाओ तो हो सकता है रिटर्न कम भी हो जाए, लॉसेस होने के कोई भी चांसेस हो सकते हैं. सो इन दैट केस it could be something else, right? So it could be anything. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एवरेज पल्स रेट अगेंस्ट कैलोरी बर्नेज. ठीक है, कि आपका जितना पल्स रेट हाई होता है उतनी ज़्यादा कैलोरीज हमारी बर्न होती है ना. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हम हार्ट रेट चेक कर सकते हो, जितना ज़्यादा हार्ट बीट होती है उतनी ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न हो रही होती है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो उसका क्या है, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है. So that is a perfect linear relationship कि as one will increase the other is going to increase for sure. ठीक है, ऐसे ही आपके पास -1 तब होता है जब परफेक्ट नेगेटिव हो.
ठीक है, जैसे लेस आवर्स वर्क लीड्स टू हायर कैलोरी बर्नेज ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन। कम अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। ठीक है, आई डोंट नो, आई कांट रिलेट टू दिस, बट चलो ठीक है, मतलब वो कह रहा है ऑपोजिट रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, सो देर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इफ इट इज जीरो। नाउ एग्जाम्पल इन्होंने चलो वही वाला दिया हुआ है सेम से, बट इसको शो कैसे करोगे? ठीक है, हाउ कैन यू शो दैट? तो वो शो करने के लिए यहाँ पे जो यूज कर रहा है वो कर रहे हैं आपका लाइन चार्ट। सो हेल्थ डेटा में हमने रीड किया है किसी फाइल से, CSV फाइल से डेटा रीड करके आए हैं और फिर हमने उसी डेटा फ्रेम को प्लॉट करा दिया। सो डेटा फ्रेम को प्लॉट किया जिसमें एक्स एक्सिस में हमने एवरेज पल्स लिया है और वाई एक्सिस में हमने कैलोरी बर्नेज लिया है। जब आप डेटा फ्रेम के साथ प्लॉट यूज करते हो तो वहां पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट हो जाता है काइंड। आप यहाँ पे देख पा रहे हो? ठीक है, जैसे हम नॉर्मल जब बनाते हैं तो हमारे पास PLT के साथ तो डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे PLT डॉट प्लॉट आपका लाइन चार्ट बनाता है, PLT डॉट बार आपका बार चार्ट बनाता है, PLT डॉट स्कैटर आपका स्कैटर चार्ट बनाता है। तो जब आप डेटा फ्रेम के साथ ड्रॉ करते हो तो फंक्शन का नाम प्लॉट ही रहता है। DF डॉट बार कोई फंक्शन नहीं है, DF डॉट स्कैटर कोई फंक्शन नहीं है, वो PLT के साथ लगते हैं। डेटा फ्रेम के साथ अगर आप प्लॉट करते हो तो आपको अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताना है और फिर यहाँ पर बताना पड़ता है काइंड। अगर आप काइंड नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट बनता है। अगर आप यहाँ पर काइंड में बार लिख दोगे तो बार चार्ट बन के आ जाएगा। आप काइंड में स्कैटर लिख दोगे तो स्कैटर चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल मेक इट दैट वे। फिर उसको इन्होंने सेव करा दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई, एवरेज पल्स, और ये आपकी कैलोरी बर्नेज आ गई। सो अ परफेक्ट कोरिलेशन विल लुक लाइक दिस, एन अपवर्ड लाइन। ठीक है, सो नीचे से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है दोनों तरफ, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज हो रहा है। सो दिस शोज योर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, सो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। सिमिलर वे अगर आप परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन देखोगे तो आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी वैल्यू कम होगी। सो जैसे ये देखो, ये है 10 9 8 7, ये उल्टा जा रहा है ना 10 से 1 तक। अब ये 10 पे 220 है, 9 आवर्स के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो 240 है, 8 के लिए किया है तो 260 है। तो जैसे जैसे ये आवर्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे कैलोरी बर्नेज जो है वो ज्यादा हो रही है। सो दिस इज योर नेगेटिव कोरिलेशन। इसको अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करती हूँ तो ऐसी लाइन आएगी, इट्स डाउनवर्ड्स, अप टू डाउन जा रही है, वो डाउन टू अप जा रही थी, ये अप टू डाउन जा रही है। दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन इसकी सबसे कम है। जैसे जैसे इसकी कम होती जा रही है इसकी ज्यादा होती जा रही है। सो दैट शोज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर कोई कोरिलेशन है ही नहीं, आपस में वैल्यूज बहुत ज्यादा है, फेजर्ड हैं, इधर उधर हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन खास बन ही नहीं रहा, तो इट कुड बी एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं बन रही है, सारे पॉइंट्स इधर उधर है। तो अगर आपके पॉइंट्स इधर उधर होते हैं और कोई भी लाइन नहीं बन रही है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन between the two given values, right? So that is coefficient of correlation. So I hope ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसको बना के भी देखेंगे। So coefficient of correlation बना के देखना बहुत सिंपल चीज़ है। आपको सिर्फ दो सीरीज लेनी है और आप उसका डायग्राम बना के देख सकते हो कि वेदर उसमें आपके पास जो कोरिलेशन है वो है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पाइथन ओपन करके ये करके दिखाती हूँ। So we open this। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। ठीक है, सो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर आपको कोरिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज देखना है, तो आपने एक x ले लिया, आपने यहाँ पे लिया 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, देन मैंने y ले लिया, y इज समथिंग विच इज इंक्रीजिंग,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड नाउ यू राइट पीएलटी डॉट स्कैटर बनाना चाहते हो तो स्कैटर बना लो, प्लॉट बनाना चाहते हो तो लाइन से भी पता चल जाएगा कि आपकी लाइन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट plt dot show. So this is your positive correlation, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आपके पास थोड़ी ऊपर नीचे भी वैल्यूज होती, जैसे अगर मैं इसमें चेंज कर भी दूँ कि मैंने y2 को 15 की जगह 17 कर दिया, y4 में प्लस इक्वल टू 2 कर दिया, y-1 में प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, y-1 में प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, and then I plot it again, plt dot scatter x comma y plt dot show. So थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, पर जा तो अभी भी नीचे से ऊपर की तरफ रही है, तो अभी भी ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट यस इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, लाइक मैं एक और लिस्ट ले लेती हूँ उससे, जिसके अंदर मैंने ले लिया 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। एंड नाउ आई राइट plt डॉट scatter x comma z, and I write plt.show. So this is your perfectly negatively correlated values, ठीक है। So ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड हो गया। अगर हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं h, जिसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं h 3 8 1 3 10 4 5 4, एक और लेनी है 6, ठीक है। नाउ इफ आई राइट plt डॉट स्कैटर x comma h and we write plt dot show. So this time there is no particular order, है ना, कोई भी वैल्यूज किधर भी हैं, कोई मैच हो ही नहीं रहा। देखो कैसे फैली हुई आ गई, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, है ना। सो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, या एक डिक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। वो किसी भी ऑर्डर में है। सो किसी भी ऑर्डर में है तो उसे हम कहते हैं दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। तो इनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपके Do पास you want them negative है। Oreo? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोरिलेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Next you have ANOVA. ANOVA stands for analysis of variance. ठीक है? Analysis of variance. It helps us to understand and compare variance among different groups. इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? मीन चाहिए होता है और वेरिएंस चाहिए होता है। तो इसमें हमारे पास जितनी भी x की वैल्यूज हैं उसमें से मीन का माइनस करके हम स्क्वायर करते हैं, अपॉन n निकालते हैं, जो कि आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसी का अंडर द रूट कर देते हो तो क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। सो x इज द वैल्यू ऑफ i, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज एंड मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज। स्क्वायर रूट ऑफ इसका जो होगा वो वेरिएंस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कहाँ करना है। तो एक एग्जांपल यहाँ दिया है, पॉपुलेशन ऑफ सम group of elements, जैसे कि college students in US is a population that includes all of the college students in US.
25-year-old people in Europe is a population that includes all the people that fits in that description. So it is not always feasible or possible to do analysis on population because we cannot collect all the data. So we do it on samples. तो हम उसके छोटे सब पार्ट्स पे जो है एनालिसिस करते हैं. So 1,000 college students in US is a subset of college students in US population. When we compare two samples, we can use t-test to see if there is any difference in means of groups. When we have more than two groups, t-test is not the optimal choice because we need to apply t-test to pairs separately. Consider we have groups A, B and C. To be able to compare this means, we need to apply t-test to AB, AC, BC. As the number of groups increase, becomes harder to manage. और इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है. अगर मैं बोलूँ कि यूएस के कॉलेज स्टूडेंट्स, तो यूएस में बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो हमने क्या किया, एक सबसेट ले लिया जिसमें कोई भी 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स ले लिए. सो रैंडमली वी टेकन 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है. अब वो 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स का एक सबसेट बन गया है. अब हम हो सकता है कि ये देख रहे हैं कि यूएस में जाने वाले बच्चे जो हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनकी एवरेज एज क्या होती है, ठीक है. सो मैंने कोई भी 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स उठाए यूएस की, सबकी एज ली और उसका एवरेज निकाला. नाउ हाउ डू आई रिलाई ऑन दिस रिजल्ट? क्या पता वो 1000 स्टूडेंट्स जो मैंने उठाए हैं वो छोटी एज के हैं, या हो सकता है कि उसमें ज़्यादा बड़ी एज के ज़्यादा लोग हों. तो उसके लिए हम दो अलग अलग सैम्पल्स ले सकते हैं. तो हम एक और सैम्पल ले लेते हैं 1000 स्टूडेंट्स का ही, उसकी भी हम एवरेज एज निकाल लेते हैं. तो अब हम कंपेयर करेंगे कि जो दो सैम्पल्स हमने लिए हैं, क्या वो हमें मिलता जुलता मीन दे रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है. उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसका नाम है टी टेस्ट. वो कह रहा है कि टी टेस्ट से आप ये तो चेक कर सकते हो, लेकिन जब वी हैव लेसर नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, तो आप टी टेस्ट को यूज कर सकते हो. अगर 3 ग्रुप्स होंगे, क्योंकि टी टेस्ट इज 2 टेस्ट, दो को ही टेस्ट करता है, पेयर में टेस्ट करता है. तो अगर तो दो ही है तो उनका सीधा टेस्ट हो जाएगा. पर अगर मान लो 3 है तो आपके कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 3 ना. आपके पास ए बी सी है और एक टाइम पे आप कोई दो को कंपेयर कर सकते हो. तो आप ए और बी को अलग से करोगे, बी और सी को अलग से करोगे, ए और सी को अलग से कंपेयर करोगे. जैसे ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी बढ़ते जाएंगे. फिर इनके रिजल्ट्स को भी आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है. सो इन द केस ऑफ कंपेयरिंग 3 और मोर ग्रुप्स, वी प्रेफर अनोवा रादर देन कंपेयरिंग द अदर वे अराउंड, ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएशन को निकालते हैं हर ग्रुप की. सो वी डोंट कंपेयर विद द हेल्प ऑफ मीन. ऊपर वाले में हम मीन से कर रहे थे. यहाँ वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप निकाली जाती है एंड देन वेरिएशन between the groups निकाली जाती है. So ANOVA test result is based on F ratio, which is the ratio of variation between groups to the variation within the group. So variation between the group, वो individual जो group है उसका variance क्या आया है, और फिर तीनों का मिलाकर जो variation है आपका वो क्या है. So F ratio shows how much of the total variation comes from the variation between groups and how much comes from the variation within group. Example के साथ करेंगे इसको हम, कुछ मीनिंगफुल एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखेंगे. बट इसमें जब हम ये करेंगे, पूरा मॉडल, प्रोजेक्ट मॉडल करेंगे, देन वी विल बी फाइंडिंग आउट डिफरेंट सैम्पल्स एंड वी कैन वर्क ऑन दैट. जैसे मैंने आपको बताया था कि CSV फाइल से हम डेटा रीड कर सकते हैं, है ना. तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमें अलग अलग जो सैम्पल्स हैं वो कैसे पिक करने हैं और फिर उसके ऊपर कैसे काम करना है. सो लेटर यू विल बी कमिंग टू दैट थिंग ऑल्सो कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और वो सारा आपका आएगा मॉडल डेवलपमेंट के अंदर. क्योंकि यहाँ पर अब हम एक प्रॉपर मॉडल जो है वो क्रिएट करेंगे, जो मैं आपको रिग्रेशन लाइन जो बता रही थी, दैट वी विल बी क्रिएटिंग, ताकि हम डेटा को प्रिडिक्ट कर सकें. So regression analysis is a predictive modeling technique that assesses the relationship between dependent and independent factors. Forecasting, time series modeling, determining the relationship between variables and predicting continuous values can be all done with the help of regression analysis. तो इसमें हमारे पास कैसे होते हैं, we have a simple linear regression जहाँ पर एक आपका independent variable है x और y उसके ऊपर depend करता है. So the association between two variables is established using a straight line in simple regression like this. Multiple linear regression में आपके पास independent variables एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो आपके पास x1, x2, x3 करके हो जाएंगे, और फिर y आप यहाँ पर डिसाइड करोगे उनके बेसिस पे, x1, x2, x3 के बेसिस पे.
आरबी नहीं, उसके बाद so we have dependent variable, slope, independent variable and the intercepts on this. पर ये सब निकलेगा कैसे? How will you do that? ठीक है, so एक example ले रहे हैं. Given the experience, let us predict the salary of the employees using a simple regression model. इसमें आपको ये दिख नहीं रहा होगा, but इसमें लिखा है import pandas as PD and then it is written import numpy as np, import matplotlib और यहाँ हम एक न्यू लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है sklearn. तो इसमें जो तीसरी लाइन लिखी है वो है from sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल. ठीक है, सो क्या लिखा है? फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इम्पोर्ट, लीनियर का L कैपिटल है, रिग्रेशन का R कैपिटल है. सो वी हैव टू इंस्टॉल, ऑब्वियसली जैसे हमने पिप इंस्टॉल पांडास करके पांडास इंस्टॉल करी थी, फिर हमने पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करके मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करी थी, वैसे ही आपको पिप इंस्टॉल sklearn करके sklearn जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. So अगर हमें इसको यूज करना है तो फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल इट. सो वी हैव टू इंस्टॉल sklearn. sklearn डॉट लीनियर मॉडल में से हमने इंपोर्ट किया है लीनियर रिग्रेशन को. उसके बाद हमने एक CSV फाइल को रीड कर लिया और हमने उसके डॉट हेड करके शो कराया. सो डॉट हेड मैंने आपको बताया था किस लिए होता है डेटा फ्रेम में. बताओ फटाफट से, राइट इन द चैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेड फंक्शन. अगर आप किसी भी डेटा फ्रेम के नाम के साथ डॉट हेड लिखते हो तो क्या होता है उससे? It shows you the top 5 rows. So शुरू की 5 रोज दिखती है. अगर आपको 20 देखनी है तो आप हेड के ब्रैकेट में 20 लिख सकते हो, 20 आ जाएंगे. ठीक है, अब वो उसका एक स्कैटर चार्ट बना रहे हैं. ठीक है, स्कैटर चार्ट बनाने के लिए लिख दिया plt डॉट स्कैटर. ईयर एक्सपीरियंस को हम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं, सैलरी को हम वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं. ठीक है, सो इफ यू डू दैट सो यू गेटिंग सच अ चार्ट. सो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि जो ईयर एक्सपीरियंस है जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो सैलरी है वो भी बढ़ रही है ना. सो एज द ईयर एक्सपीरियंस इज इंक्रीजिंग सो एज द salary of the person is also increasing. So there is a positive correlation between the experience and the salary. Perfect नहीं है लेकिन positive correlation है. It's going low to high like this. We can see that. ठीक है, अब हम इसकी बनाना चाहते हैं रिग्रेशन लाइन. सो इसकी रिग्रेशन लाइन कैसे बनाएंगे आप? इसकी रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए वी हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन क्लास जो हमने इंपोर्ट करी है और उसके साथ हमें फिट करना पड़ता है. ठीक है, सो वो फिट हम कैसे करेंगे? अगर आपको यहाँ दिख रहा है दिस इज वी आर क्रिएटिंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में हमने डेटा फ्रेम में से ईयर एक्सपीरियंस लिया है. ठीक है, रीशेप की ज़रूरत डिपेंड करता है, डेटा को देख के देखना पड़ेगा कि करनी है या नहीं, बट इन्होंने कर दिया है. सो वैल्यूज डॉट रीशेप -1,1 दैट इज नथिंग, वो सिर्फ उसको 1D एरे में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, सिमिलर वे डेटा सैलरी डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप -1,1 विल कन्वर्ट इट टू 1D एरे विच कम्स इन y. फिर हमने लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना लिया. कैसे? कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम REG दिया है, whatever name you want you can give and then you give the name of the class. So name of the class is linear regression. So इस तरह से पाइथन में ऑब्जेक्ट बन जाता है और फिर यहाँ पर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको आपने कॉल करना है. ठीक है, सो आपने क्या किया, x, y को फिट कर लिया. ठीक है, सो वी फिट दिस और उसके बाद आपने जब x और y लाइन को शो किया तो द लाइन लुक्स लाइक दिस. और ये जो स्कैटर है ये उसकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं बट द लाइन इज लुकिंग लाइक दिस. तो वो फिट करने से होगा क्या, आपकी एक लाइन ऑफ रिग्रेशन बन गई है. अब आप उसमें x की वैल्यू दोगे तो वो आपको y की वैल्यू फेच करके दे सकती है. ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी सब कुछ, बट आज सब लोग नहीं आए तो पहले हम थियोरेटिकल पार्ट आज कवर कर लेते हैं and in the next class we will be doing the practical part of this so that the others can watch this thing, understand the concept और फिर हम इसका जो practical है वो next class में करेंगे. ठीक है,
लेट द डेटा सेट बी बेस्ड ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, वी हैव टेकन सम डेटा जिसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और फिर सेल्स है। ठीक है, कि आप एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ करते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो सेल्स को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो मल्टीपल फैक्टर्स जब डिसाइड कर रहे होते हैं तो वो मल्टी रिग्रेशन हो जाता है, और उसमें आपके ये 3D ग्राफ्स भी आप बना सकते हो। सो ये जो ग्राफ है, दिस इज नॉट अ 2 डायमेंशनल ग्राफ, दिस इज अ 3 डायमेंशनल ग्राफ। सो 3 डायमेंशनल ग्राफ कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। कैसे क्रिएट होते हैं 3D, वो हम अभी बाद में करेंगे, वी नॉट गोइंग टू डू इट राइट नाउ, but we will be doing the 3D graphs as well, and they look like this. So that is multiple regression। ठीक है, और फिर इसके बेसिस पे आपको वैल्यूज जो है वो निकालनी होती है, राइट। ये अभी हम नहीं कर रहे, सो वी नॉट गोइंग टू दिस। अभी आप सिर्फ इतना ही इसको एक बार रीड करके देखोगे, नोट्स आपके पास हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में कि हम किस तरह से 3D चार्ट्स बना सकते हैं और कैसे आपकी लाइन ऑफ रिग्रेशन को ट्रेन किया जाता है और उसके बाद टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो हाउ डू यू ट्रेन एंड देन टेस्ट फॉर इट। सो ट्रेन और टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम उसको एक वैल्यू देते हैं जो ऑलरेडी है, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं। ठीक है, और टेस्टिंग इज डन विद द प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, सो दैट इज डन विद द प्रिडिक्टेड वैल्यूज। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यू अंडरस्टूड कि ये चीजें होती क्या हैं? आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। पहले लेट्स ओपन एंड इंस्टॉल साइकिट। सो पिप इंस्टॉल sklearn। सब प्रोसेस साइकिट लर्न, ओके। पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न। सो एसके लर्न नहीं करना आपको, इसका जो एडवांस वर्जन है वो साइकिट लर्न है। ठीक है, सो यू विल इंस्टॉल scikit hyphen learn। So it is done।
So let's say we have taken this numpy as np and we have imported the same thing जो हमने अभी डिस्कस किया, वही चीज़ हम यहाँ पे करके देख रहे हैं. ठीक है, तब जब आप यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करते हो लाइक दिस और आप फिट को कॉल कर लेते हो, फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन प्रिडिक्ट. आपको इसका नाम लिखना है, जो हमने अभी एग्जांपल में REG लिया था, यहाँ पर हम मॉडल ले रहे हैं. यहाँ पे आप जो भी x की वैल्यू दोगे वो उसके बदले में आपको उसकी y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करके देते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैसे दिखा रहे हैं उसको, जो ओरिजिनल वैल्यूज थी ये 1 2 3 4 5 एंड ऑल, इसको हम दिखा रहे हैं स्कैटर चार्ट में, और जो आपकी प्रिडिक्शन के बाद वैल्यूज बनी है वो दिखाई जा रही हैं प्लॉट में. ठीक है, तो क्या है, कितने घंटे पड़ा है उसके अकॉर्डिंगली कितने मार्क्स आए हैं. दैट इज बेसिकली योर सिंपल लीनियर रिग्रेशन वी आर शोइंग कि एज पर द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी आपके मार्क्स पे क्या फर्क पड़ता है.